ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, जिसे ओस्टियोसार्कोमा भी कहा जाता है, ये जो ट्यूमर होता है प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर है। प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और जैसे बोन में दो तरह के ट्यूमर पाए जाते हैं, एक मेटास्टेसिस जो बोन में आते हैं, जो बोन में जो ट्यूमर आते हैं दूसरी साइड से आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेलिग्नेंट ट्यूमर। और जो रहते हैं प्राइमरी, जो खुद बोन में अराइज होते हैं, उन्हें प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी जो बाहर से आए, याद रखना जो सेकेंडरी होते हैं वो बोन में मोस्ट कॉमन होते हैं। जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो होता है वहां से बहुत ज़्यादा आते हैं, मेल में प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होते हैं वहां से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो सेकेंडरी होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं। बट प्राइमरी की बात की जाए तो कंपैरिजन में तो लेस होते हैं। अब बात की जाए प्राइमरी में जो मोस्ट कॉमन है वो मल्टीपल माइलोमा है। अब जो सेकेंडरी मोस्ट कॉमन होता है वो रहता है ओस्टियोजेनिक सार्कोमा या ओस्टियोसार्कोमा, जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है, वो हम कवर करेंगे। तो ओस्टियोजेनिक सार्कोमा या ओस्टियोसार्कोमा ये प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर है। कौन सा? सेकेंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैं बता देना चाह रहा हूँ ये ट्यूमर की खासियत है कि ये बोन बनाता है, मतलब कि बोन, यहाँ ओस्टियोइड का मतलब होता है अनमिनरलाइज फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, अनमिनरलाइज बोन, या फिर बोन का फॉर्मेशन करेगा जो मिनरलाइज भी रहेगी, और या फिर दोनों बना सकती है। ओस्टियोइड और बोन का फॉर्मेशन करता है, मतलब सीधी सी बात है ये ट्यूमर जो होता है ये बोन बनाता है। क्या? इसलिए ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, बोन बनाने वाला सार्कोमा है ये। अब बात की जाएगी ये ट्यूमर जो हराइज होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट, जो बोन बनाने वाली सेल थी, तो प्रिमिटिव ओस्टियोब्लास्ट मीसेनकाइमल जो सेल होती है, प्रिमिटिव ओस्टियोब्लास्ट मीसेनकाइमल सेल से ये अराइज होता है। कहाँ से अराइज हो गया हमने देख लिया। याद रखना लोकेशन के हिसाब से ये दो होते हैं। या तो जैसे अगर अपन बोन में बात करें तो जो होते हैं या तो वो अंदर की तरफ बन रहे हैं तो उसे बोलते हैं कन्वेंशनल, जो कि मोर कॉमन है, 95% कन्वेंशनल ही होता है। और कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि अलग से जैसे सरफेस लिखा नहीं है, तो कन्वेंशनल ही होता है ओस्टियोजेनिक सार्कोमा। तो एक जो होता है कन्वेंशनल, जो कहाँ होते हैं, सेंट्रल में होते हैं, मेड्यूलरी और क्लासिकल, यही है इसके तीन नाम है, जिसे कन्वेंशनल बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो सरफेस से आता है, जिसमें पेरो ओस्टियल रहता है, पेरी ओस्टियल है। पेरो का मतलब ये होता है कि जो अगर अपन बोन का पार्ट करें तो जो अपनी कोर्टेक्स होता है और मेडुला होता है, मतलब अंदर की तरफ अगर अपन बोन देखें तो यहाँ अंदर की तरफ जो रहेगा मेडुला और बाहर की तरफ कोर्टेक्स रहेगा, और ये अपनी पेरी ओस्टियम रहेगी। तो ये पेरी जो अपना कोर्टेक्स होता है, तो कोर्टेक्स के बाहर ये बनता है, तो ये पेरो ओस्टियल। और जो पेरी ओस्टियल होता है ये पेरी ओस्टियम में बनता है, तो ये पेरी ओस्टियल। तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो वो कन्वेंशनल ओस्टियोसार्कोमा है। अब हम शुरू करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओस्टियोजेनिक कार्सिनोमा, जो सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर है। स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल ओस्टियोसार्कोमा ये मोर कॉमन है, मैंने बोल दिया 95% केस में यही पाया जाता है। इसके अलग अलग नाम है, क्लासिकल बोल दें, सेंट्रल बोल दें, मेड्यूलरी बोल दें। अब जो ये होता है जनरली ये लिखा है, जनरली रेफर टू ओस्टियोसार्कोमा, यदि स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ओस्टियोसार्कोमा कौन सा है? कन्वेंशनल ओस्टियोसार्कोमा है। यंग पेशेंट में होता है ट्यूमर, जो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बिलो 20 ईयर पाया जाता है, मतलब बच्चों में पाया जाता है। तो 10 to 20 ईयर मतलब जनरली यंग पेशेंट में, छोटे उम्र के लोगों में पाया जाता है। ये मोर मेल में प्रीडोमिनेंस होता है, मेल में ज़्यादा पाया जाता है। अराइज फ्रॉम मेटाफाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस करना कहाँ से अराइज हो रहा है ये जरूरी है। तो ये बोन के अपने जो होते हैं अपना डायाफाइसिस ही रहता है, यहाँ अपना जहाँ अपनी एपिफाइसियल प्लेट पाई जाती है वो मेटाफाइसिस, और ये अपना रहता हैगा एपिफाइसिस। तो ये कहाँ से अराइज होता है? ये मेटाफाइसिस से अराइज होता है, इस जगह से ये अराइज होगा। अब लिखा है साइड। साइड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अपन बात करें तो लोअर एंड ऑफ फीमर, तो ये मोस्ट कॉमन फीमर में पाया जाता है। किस एंड पे? लोअर एंड पे। अपर एंड ऑफ टिबिया, तो अपन अगर बात करें अपनी नी जॉइंट, तो नी जॉइंट में की तरफ ये ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर एंड ऑफ फीमर है और अपर एंड ऑफ टिबिया है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? अपर एंड ऑफ ह्यूमेरस में ये पाया जाता है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने कैसे पाया जाता है। अब अपन आगे बात कर देते हैं कन्वेंशनल ओस्टियोसार्कोमा की पैथोजेनेसिस के बारे में। जो पैथोजेनेसिस होती है तो इसकी पैथोजेनेसिस जो होती है बेस्ड ऑन द पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस के आधार पर दो टाइप के होते हैं ओस्टियोजेनिक सार्कोमा पैथोजेनेसिस के आधार पर, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी जो होता है वो मोर कॉमन होता है। प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा पैथोजेनेसिस के आधार पे ये मोर कॉमन है। यहाँ कोई अंडरलाइन डिसीज नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ एनी अंडरलाइन डिसीज, कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं होती। ये पॉइंट आगे आपको समझ में आएगा। जैसे इटियोलॉजी अननोन, मतलब इसकी इटियोलॉजी जनरली तो अननोन होती है, पर हम एविडेंस है कुछ कि इसके लिए जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो आरबी जीन में म्यूटेशन होता हैगा और p53 जीन में म्यूटेशन होता है और ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है MDM2 जीन का, और म्यूटेशन हो जाता है साइक्लिन D1 P16 और CDK4 में। ये अपने किस किस जीन से रिलेटेड है ये अपन ने देख लिया। फोकस करना आरबी जीन का हमने और कहीं भी पढ़ा था, जैसे क्रोमोसोम 13 पे पाया जाता है जीन। ये जो होता हैगा रेटिनोब्लास्टोमा में भी आरबी जीन का म्यूटेशन होता है। क्या होता है कि जिन पेशेंट में रेटिनोब्लास्टोमा होता है उन्हें हमें फॉलोअप में देखना होता है कि कहीं उनमें कुछ फॉलोअप में रखना होता है, कहीं उनमें ओस्टियोसार्कोमा तो डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये देखना है कि कहीं उनको फॉलोअप में रहते हैं कि कहीं उन्हें पैर में स्वेलिंग तो डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें हाई चांस है किसके डेवलप होने के, प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा के। और उसके बाद म्यूटेशन और P53 जीन का, MDM2 जीन का ओवर एक्सप्रेशन है यहाँ, और साइक्लिन म्यूटेशन इन साइक्लिन जैसे कि D1 P16 और CDK4। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी तो था। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ऐसा है कि पहले तो उसको डिसीज नहीं थी, जब वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आया तो उसको डेवलप हो गया ओस्टियोजेनिक, मतलब करा था उनने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन उस एग्जामिनेशन की हिस्ट्री मिलेगी अपने को ओस्टियोजेनिक सार्कोमा में। तो रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया अपना एक फैक्टर। ओन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर के तरह काम करेंगे और ये प्राइमरी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा के पैथोजेनेसिस होगी, और यही मोर कॉमन है भाई। आगे बात की जाएगी अपनी, आगे अगर अपन अब हम करते हैं सेकेंडरी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा। ये जो सेकेंडरी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये प्री एग्जिस्टिंग बोन डिसीज के बाद ही होता है। तभी अपन ने देखा था कि प्राइमरी वाले में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं थी, इसमें लिखा है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बाद होगा। कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, तो ये एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कार्टिलेज ट्यूमर हुआ, पेगेट डिसीज ऑफ बोन है ये, पेगेट डिसीज ऑफ बोन, तो कार्टिलेज ट्यूमर, पेगेट डिसीज ऑफ बोन, फाइब्रस डिस्प्लेजिया रेडिएशन के बाद, मतलब पोस्ट रेडिएशन, क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जैसे क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस और बोन इन्फार्क्ट, ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हो गई। और ये जो होता है, फोकस करना, मोर एग्रेसिव देन प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा। हाँ वो मोर कॉमन है, पर ये वो है ना, वो भी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब मोर एग्रेसिव देन प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा। अब क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं। वैसे क्लिनिकल फीचर के पहले अपन जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। जैसे ये जो ट्यूमर होता है ओस्टियोसार्कोमा हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, हाईली मैलिग्नेंट। अब मैं बात करूं जैसे अपनी बोन होती है, ये हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और अराइज, जैसे अगर अपन बात करें अराइज सेंट्रली इन मेटाफाइसिस, अपन ने बता दिया ये मेटाफाइसिस होता है अपना, ये मेटाफाइसिस होता है अपना, तो जनरली ये मेटाफाइसिस से अराइज होता है। तो ये सेंट्रली अगर अपन बात करें, यदि लॉन्जिट्यूडनल बढ़ा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो मतलब लॉन्जिट्यूडनली वेरिएबल डिस्टेंट इन मेड्यूलरी कैविटी में ये फैलेगा। अगर मैंने बात करी लेटरली जा रहा है, तो लेटरली अगर अपन बात करें तो आइदर साइड ऑफ कोर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, पेरियोस्टियम में जाएगा, और उधर के बाद वो ये सॉफ्ट टिश्यू को भी, यहाँ जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे उनको भी इन्वॉल्व करेगा। तो ये सेंट्रली लॉन्जिट्यूडनल जाएगा जो मेड्यूलरी कैविटी को इन्वॉल्व करेगा, लेटरली जाएगा तो ये कोर्टेक्स में जाएगा, पेरियोस्टियम जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा। अब बात की जाए, ये एक जो अगर अपन देखें तो जो अपनी एपिफाइसियल प्लेट होती है ना, वहां ये कुछ जगह होता है जहां ओनली टिश्यू स्टॉप स्प्रेड, वो कौन है जो इसके स्प्रेड को रोक देता है, वो होती है हमारी एल्वाइट टेम्पोरलेरिस, जो कि एक कार्टिलेज होती है एपिफाइसियल प्लेट की, जो इसके स्प्रेड को रोक देती है। ये एपिफाइसियल प्लेट की कार्टिलेज होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो इन्वेस्टिगेशन में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में बहुत जरूरी है कि यहाँ दो पैटर्न मिलते हैं, सन ब्रेस्ट पैटर्न। यदि अगर अपन रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस देखें तो सन ब्रेस्ट पैटर्न मिलता है यहाँ की जगह, अगर अपन देखेंगे तो रेडियोलॉजिकल फिल्म पे दिखेगा कोडमैन्स ट्रायंगल मिलता है, सन ब्रेस्ट पैटर्न, और दूसरा लिखा है कोडमैन्स ट्रायंगल। कोडमैन्स ट्रायंगल कुछ
नहीं, ये नॉर्मल बोन होती है। उसके बाद जो ये ट्यूमर मास होता है तो कितना ये पेरियोस्टियम के ऊपर गया है, इस हिसाब से ये जो ट्राइंगल बनता है ये अपना हो जाएगा कोडमैन्स ट्राइंगल। और सनबर्स्ट पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, सनबर्स्ट पैटर्न और कोडमैन्स ट्राइंगल। अब जैसे अब फीचर की बात कर लेते हैं, क्लिनिकल फीचर जैसे पेन मिलेगा उस जगह पे, टेंडरनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, ओबियस स्वेलिंग मिलेगी। अगर मार्कर की बात करें अपन, जैसे क्लिनिकली में जो एल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, कैल्शियम का लेवल और फास्फेट का जो सीरम लेवल है वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन हाँ एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल बढ़ जाएगा। अब रेपिडली ये मेटास्टेसिस आएगी, ये बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये रेपिडली मेटास्टेसिस होती है। कहाँ जाता है? मेनली लंग में जाता है। हाँ, बोन टू बोन ट्रांसमिशन भी होता है। वैसे बोन टू बोन ट्रांसमिशन जो होता है मोस्ट कॉमन हम पढ़ेंगे इविंग्स सार्कोमा में होता है। बाकी मेनली ये कहाँ जाता है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा? ये लंग में जाता है। अदर जैसे बोन में भी मिलती है, ब्रेन में भी मेटास्टेसिस मिलती है। अब आगे अपन देख लेते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे पैथोजेनेसिस प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा की। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें, यदि अगर अपन ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की ये माइक्रोस्कोपी, अगर अपन ग्रोथ की बात करें तो ये ट्यूमर जो बना हैगा बोन से, ये क्या बल्कि मांस निकला हुआ मिलेगा मुझे मेटाफाइशियल एंड पे, तो ये ग्रे वाइट कलर का ट्यूमर होगा। क्योंकि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ग्रे वाइट मांस, बल्कि मांस एड द मेटाफाइशियल एंड, ये जरूरी है क्योंकि मेटाफाइट से अराइज हुआ है। कोडमैन्स ट्रायंगल मिलेगा। हाँ, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी मिलता है और ग्रोथ में भी हमें कोडमैन्स ट्रायंगल मिलेगा। अब अगर बात करें कट मिलेगा तो हर एक में मेलिग्नेंट अधिकतर ट्यूमर की तरह हीमोरेज मिलेगा, नेक्रोसिस मिलेगा। तो ग्रे वाइट तो है, तो ग्रे वाइट एरिया विथ हीमोरेज और नेक्रोसिस अपने को मिलेगी। अब बात करेंगे जो ट्यूमर है कंटेन अबंडेंट ओस्टियोइड, ओस्टियोइड जो होता है वो पाया जाएगा। ओस्टियोइड मतलब बोन को बनाता है या फिर अनमिनरलाइज मटेरियल, अनमिनरलाइज मैट्रिक्स बनाता है, तो ये ओस्टियोइड बना रहा है। अनमिनरलाइज मैट्रिक्स बोन को बना सकता है, कार्टिलेज को बनाता है। अब अगर अपन उसको कट करेंगे तो वो हार्ड रहेगा, ग्रिटी रहेगा और म्यूकोइड एरिया रहेगा। कट करेंगे तो ग्रिटी फील अपेयर होगा, ग्रिटी अपेयर होगा कट करेंगे तो, ग्रिटी और म्यूकोइड एरिया, और हार्ड होता है। तो ये हमने देख लिया। फोकस करना ग्रोथ में क्या क्या, ग्रे वाइट बल्कि मास मिलेगा कहाँ, मेटाफाइशियल एंड पे। कोडमैन्स ट्रायंगल प्रेजेंट, ग्रोथ में ग्रे वाइट एरिया विथ हीमोरेज और नेक्रोसिस, क्योंकि अपने मेलिग्नेंट है। ट्यूमर कंटेन अबंडेंट ओस्टियोइड बोन और कार्टिलेज होगी उसमें, हार्ड मिलेगा, ग्रिटी मिलेगा, म्यूकोइड एरिया। अब माइक्रोस्कोपी में फोकस करना, इसका माइक्रोस्कोपी बहुत वेरिएशन मिलता है, ये केस टू केस वेरिएशन मिलता है, मतलब एक केस में अलग दिख रहा है, एक केस में अलग दिख रहा है, और उस ट्यूमर में भी एक एरिया से दूसरे एरिया में भी ये डिफरेंट मिलता है। पर दो क्लासिकल फीचर इसमें मिलते हैं, 2 क्लासिकल फीचर मिलेंगे ही यदि वो ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, और उसमें सार्कोमा सेल मिलेगी और ऑस्टियोजेनेसिस मतलब ऑस्टियोइड मिलेगा। मतलब अगर अपन देखें तो 2 फीचर, ये ऑस्टियोइड जो होती है अपनी सार्कोमा सेल है, ये किससे बनी है, ये प्रिमिटिव जो अपनी अगर अपन बात करें, ये जो होती है अपने प्रिमिटिव ओस्टियोब्लास्टिक सेल से अराइज हुआ है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये ट्यूमर सेल हो जाएगी अपनी। ये उसने पूरे जो बोन को बनाए हैं, किन ट्यूमर सेल के बीच हमें ओस्टियोइड ये पूरा मिल रहा है अपने को। ये जो होता है, ये ओस्टियोइड जो होता है ये बनाया है इस ट्यूमर सेल ने। तो 2 चीज इसके हर एक क्लासिकल फीचर में मिलेंगी, ओस्टियोइड मिलेगा और अपने को ये क्या मिलेगी, ट्यूमर सेल मिलेंगी, जिसे अपन बोल रहे हैं सार्कोमा सेल, जो कि ओस्टियोब्लास्ट सेल से बनी है। अब अपन थोड़ा सा जनरल इन जो सेल की हैं सार्कोमा सेल, इनके बारे में देख लेते हैं, इनके फीचर क्या हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है ये अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल स्टोमल सेल होती है, अनडिफरेंशिएटेड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें मार्क को प्लियोमॉर्फिज्म मिल रही है और पॉलीमॉर्फिज्म मिल रही है, मतलब वेरिएशन इन साइज और शेप, बिल्कुल वेरिएशन है, साइज भी अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है, और ये बहुत ज़्यादा अनडिफरेंशिएटेड है। इसमें शेप अलग अलग है, कुछ स्पिंडल शेप बन जाती है, ओवल हो जाती है, राउंड हो जाती है, और पॉलीगोनल सेल अलग अलग शेप इनका मिलता है। हाइपर क्रोमेटिज्म अपने को दिख ही रहा था, डार्क न्यूक्लियस दिख रहा था, एटिपिकल माइटोसिस मिलती है। तो ये अलग अलग फीचर होगा, साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, और अनडिफरेंशिएटेड सेल है, स्पेंडल, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, हाइपर क्रोमेटेसिया, एटिपिकल माइटोसिस, बिजारे जाइंट सेल, इसको भी फोकस कर लें। अलग अलग तरह की, विचित्र तरह की, अलग अलग तरह की, ये जाइंट सेल है, ये जाइंट सेल है, ये जाइंट सेल है, सब अलग अलग तरह के अपने को जाइंट सेल मिल रही है। आगे लिखा हैगा कि अगर अपन ने इसमें इन सेल के लिए यदि अपन हिस्टोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करें तो एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा, और क्या मिलेगा, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में ये किसके एक्सप्रेस करती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में ये
ये बिमेंटिक हिस्टोकेमिस्ट्री में एल्कलाइन फास्फेटेज मिलेगा। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में एक्सप्रेस करती है बिमेंटीन, ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोनेक्टिन, टाइप 1 कोलेजन को ये एक्सप्रेस करती है ना। अब अगर अपन बात करें ओस्टियोजेनेसिस जो ये करती थी, ओस्टियोजेनेसिस में मेनली बोन का फॉर्मेशन करती है, ओस्टियोइड का फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये कार्टिलेज भी बना सकती है, फाइब्रस टिश्यू भी यहाँ मिल सकते हैं। तो क्या होगा कि मोस्टली एनाप्लास्टिक सार्कोमा सेल ओस्टियोइड बनाती है और इसमें मोस्ट कॉमन बोन होता है, ओस्टियोइड होता है, या दोनों हो सकते हैं। बाकी कॉन्ड्रियोब्लास्टिक ओस्टियोसार्कोमा होगा तो कॉन्ड्रियोब्लास्टिक मतलब कार्टिलेज मिलेगा, फाइब्रोब्लास्टिक ओस्टियोसार्कोमा नाम ही बता रहा है फाइब्रस टिश्यू मिलेगा। तो ये मिल सकता है, ये 2 क्लिनिकल फीचर हो गए। अब हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट बाय WHO। अब जो WHO है उन्होंने 4 वेरिएंट बताए इसके, क्या हैगा, जैसे इन वेरिएंट को अपन देख लेते हैं। जो वेरिएंट मिलते हैं हिस्टोलॉजिकल पैटर्न में, जैसे टेलेंजेक्टिक ओस्टियोसार्कोमा, स्मॉल सेल ओस्टियोसार्कोमा, लो ग्रेड जो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, और सेकेंडरी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, ये हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है WHO के आधार पे। अब अपन इनके जनरल फीचर देख लेते हैं फटाफट। क्या होता है जो टेलेंजेक्टिक ओस्टियोसार्कोमा होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है फीचर इसका था कि ये लार्ज होता है, कि ट्यूमर जो होता है का मास लार्ज होगा, केवर्नस मिलेगा, उसमें डायलेटेड वेस्कुलर चैनल मिलेगी। तो ये फीचर थे टेलेंजेक्टेड के। और ये जो था ना मोर एग्रेसिव ट्यूमर था। अगर ये वाला हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट होगा तो उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में अधिकतर मिलता है, लार्ज केवर्नस डायलेटेड वेस्कुलर चैनल और मोर एग्रेसिव होता है। अब बात करें स्मॉल सेल ओस्टियोसार्कोमा, नाम ही बता रहा है स्मॉल सेल है, तो यहाँ स्मॉल बिल्कुल यूनिफॉर्म ट्यूमर सेल मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रही है। और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे इविंग सार्कोमा होगा या फिर लिम्फोमा होगा, लेकिन ये इसको अपने को अंदर कैसे पता लगा कि ये ओस्टियोजेनिक सार्कोमा है, ये ऐसा पता लगा क्योंकि इसमें ओस्टियोजेनेसिस मिलती है, मतलब इसने ओस्टियोइड फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमने इसमें इस दोनों में डिफरेंस करेंगे। इनसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्मॉल सेल ओस्टियोसार्कोमा को। अब आ जाएगा लो ग्रेड या फिर वेल डिफरेंशिएट है, नाम ही है लो ग्रेड वेल डिफरेंशिएट। इसका फीचर मैं बता देना चाहता हूँ, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, लेकिन ये वाला वेरिएंट लो ग्रेड का होता है जो कि वेल डिफरेंशिएटेड होता है, मिनिमल साइटोजेनिक एटीपियां मिलती है, रिजेंबल करता है पेरोओस्टियल ओस्टियोसार्कोमा। इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। अब आ जाएगा अपना सेकेंडरी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा। सेकेंडरी ओस्टियोजेनिक सार्कोमा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती है, उसके साथ मिलता है। मोर ओफन, नाम ही है सेकेंडरी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वाले में मिलता है। मोर ओफन ये कॉन्ड्रियोब्लास्टिक सार्कोमा होता है, मतलब कार्टिलेज बनाने वाला होता है। और मोर एग्रेसिव देन प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा, जो प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा सेकेंडरी वाला है तो ये प्राइमरी से मोर एग्रेसिव होता है। जो अपन ने जनरल बात करी थी कार्टिलेज बनाएगा और प्री एग्जिस्टिंग बोन डिसीज के साथ होगा। ये हमने क्लासिकल के हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट पढ़े हैं WHO के आधार पे। अब मैं बताएंगे अपन क्लासिकल के बाद क्या था, सरफेस ओस्टियोसार्कोमा। सरफेस ओस्टियोसार्कोमा जो होता है, हमें कुछ नहीं कहा जाए तो हमारे ओस्टियोसार्कोमा 2 थे, एक कन्वेंशनल था, एक सरफेस था। कुछ ना कहा जाए तो कन्वेंशनल ही मेन है। अब जो सरफेस है वो अबाउट 5% केस में पाया जाता है, बोला था ना कि जो सरफेस पे पाया जाएगा यहाँ। अब हम बात करें तो एक अबाउट 5% केस में ये पाया जाता है, सरफेस ऑफ बोन पे अगर होता है। इसके 3 वेरिएंट होते हैं जो सरफेस पे पाए जाएंगे। अब बताया था ना कि ये मेटाफाइसिस है अपना, ये मेटाफाइसिस है बोन का, तो यहाँ की जगह 3 लेयर थी अपनी, तो 3 लेयर में ये मेड्यूलरी वाला हिस्सा हो जाएगा, ये अपना कोर्टेक्स वाला हो जाएगा, ये अपने पेरियोस्टियम होगा। तो मेनली तो यहाँ से अराइज होता था, कन्वेंशनल वाला सरफेस वाला यहाँ या यहाँ से अराइज हो सकता है। तो ये अबाउट 5% केस में पाया जाता है, सरफेस ऑफ बोन पे पाया जाता है। 3 वेरिएंट है, पेरोस्टियल, जो कि पेरोस्टियल का मतलब यह होता है कि ये कोर्टेक्स की लेयर से, आउटर लेयर से, जो सरफेस वाली लेयर हो उससे अराइज हो रहा है, जबकि जो पेरियोस्टियल होता है ये पेरियोस्टियम से अराइज होता है। हाई सरफेस ग्रेड ओस्टियोसार्कोमा, हाई ग्रेड सरफेस ओस्टियोसार्कोमा, ये तीसरा वेरिएंट होता है। अब अपन बात करें जेनेटिक अल्ट्रेशन, यहाँ की पैथोजेनेसिस क्या थी, वहाँ की जगह देखो सिमिलर जीन है, जैसे RB और P53 को छोड़ के यहाँ की जगह MD M2 है, CDK4 है, SAS जीन म्यूटेशन, ये 3 जीन हमें याद रखते हैं। क्या MD M2, CDK4 और SAS जीन म्यूटेशन होता है।
अब बात कर लेते हैं तीनों वेरिएंट की, पेराओस्टियल, पेरीओस्टियल, हाई ग्रेड सरफेस ओस्टियोसार्कोमा। तो फटाफट इनके बारे में देख लेते हैं। पेरीओस्टियल जो होता है मैंने बता दिया, कोर्टेक्स के आउटर लेयर पे पाया जाएगा। मोस्ट अनकॉमन फॉर्म होता है, ये अनकॉमन फॉर्म होता है, स्लो ग्रोइंग होता है। तो ये स्लो ग्रोइंग होता है, मतलब ये जो होता है इतना मेलिग्नेंट नहीं है जो अपना कन्वेंशनल था, उसके कंपेरिजन में स्लो ग्रोइंग है और उतना मेलिग्नेंट नहीं है। ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटाफाइसिस से अराइज हो रहा है और ये आउटर कोर्टेक्स से अराइज होता है। इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, ये मालूम थर्ड से फोर्थ डिकेड में पाया जाता है, फोर्थ डिकेड में पाया जाता है। सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं है, जैसे वो मेल में ज़्यादा था ऐसा नहीं है, वो है ना 20 के पहले पाया जाता था, ये थर्ड और फोर्थ डिकेड में मोर कॉमन है। ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। समझ तो गए हैं अपन कि ये कोर्टेक्स से अराइज हो रहा है आउटर। अब आ जाएगा मेटाफाइसिस वाले एरिया में ही, ये स्लो ग्रोइंग है। लो कहाँ पाया जाता है, साइट की बात करें तो फीमर में पाया जाता है, लोअर एंड पे, अपर एंड ऑफ ह्यूमेरस में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन फीमर है और ह्यूमेरस है। एक्सरे एग्जामिनेशन में मुझे जो कोर्टेक्स है ना, आउटर कोर्टेक्स, वहाँ एक डेंस मास मिलेगा, ये किसमें, पेरोस्टियल में। अब ग्रोथ की बात करें तो ये लोबुलेटेड हो सकता है, लोबुलेटेड होता है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है, कैल्सिफाइड मास मिलेगा मुझे। सब पेरीओस्टियल लोकेशन, सब पेरीओस्टियल बोल दो या फिर आउटर कोर्टेक्स बोल दो, बात है कि पेरीओस्टियम के नीचे की तरफ तो सब पेरीओस्टियल या फिर कोर्टेक्स के बाहर की तरफ, तो यहाँ मुझे लेबुलेटेड कैल्सिफाइड मास मिलेगा। माइक्रोस्कोपी में हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन मिलेगा। बेल फॉर्म बोनी ट्यूबरकुली में, बेल फॉर्म बोनी ट्यूबरकुली मिलेगा, मतलब ये बेल फॉर्म बोनी ट्यूबरकुली दिखाता है कि यहाँ नॉर्मल मास भी प्रेजेंट है, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, मतलब और डिफरेंशिएशन भी इसका अच्छा है, बेटर प्रोग्नोसिस इसका होता है। ये हमने पेरीओस्टियल पढ़ा है। अब जो पेरीओस्टियल होता है ये अपने कोर्टेक्स से अराइज हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा पेरीओस्टियल। पेरीओस्टियल जो होता है, पेरीओस्टियल जो हमारी तीन, ये मेड्यूला था, उसके बाद अपना ये कोर्टेक्स था, उसके बाद अगर अपन लेयर की बात करें तो ये अपनी पेरीओस्टियम हुआ, तो ये पेरीओस्टियम से अराइज होता है। और कुछ बोलते हैं कि ये जो कोर्टेक्स की आउटर लेयर होती है या फिर पेरीओस्टियम के बीच अराइज होता है, बाकी ये अपना मेन पेरीओस्टियम से अराइज होता है। अब बोला है कि रेयर होता है, जो अपना पेरोस्टियल था उससे ये रेयर होता है, तो रेयर देन पेरीओस्टियल, वो खुद भी रेयर था, ये उससे भी और रेयर हो जाएगा। और ये बिटवीन पाया जाता है कोर्टेक्स पेरीओस्टियल। लोकेशन इसकी फोकस करना, ये डायफाइसिस लिखी है, हर एक मेटाफाइसिस से अराइज होता है, लेकिन ये लिखाएगा कि डायफाइसिस से अराइज होता है। और अब ये डायफाइसिस लोकेशन हो जाएगी इसकी, यंग अडल्ट में मिलता है, एवरेज एज जो होगी 25 ईयर है। माइक्रोस्कोपी यदि पेरीओस्टियल की बात करें तो ये जो होता है हायर डिग्री ऑफ एनाप्लाजिया है। अब मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, कन्वेंशनल सबसे ज़्यादा मेटास्टेटिक है, उसके समान ही ये हाई ग्रेड ऑफ सरफेस ओस्टियोसार्कोमा उसके बराबर ही मेलिग्नेंट है, जबकि जो इंटरमीडिएट ग्रेड है वो पेरीओस्टियल रहता है, और सबसे लो ग्रेड का जो होता है वो पेरोस्टियल होता है। ये अपने ग्रेड जैसे हो जाएंगे, जैसे ये इंटरमीडिएट में पेरीओस्टियल, पेरोस्टियल सबसे लो ग्रेड, बाकी ये सिमिलर है लगभग। अब अपन बात हाई ग्रेड सरफेस ओस्टियोसार्कोमा और अपना दूसरा जो कन्वेंशनल जो मोर कॉमन है, और ये तीनों कौन से, सरफेस ओस्टियोसार्कोमा। तो माइक्रोस्कोपी में ये हायर डिग्री ऑफ एनाप्लेजिया, कार्टिलेजिनस डिफरेंशिएशन मिलता है इसमें, इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ सार्कोमा, ये लिख दिया इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ सार्कोमा है। अब बात की जाए सरफेस ओस्टियोसार्कोमा में तीसरा वेरिएंट, हाई ग्रेड सरफेस ओस्टियोसार्कोमा। ग्रोथ देखेंगे तो इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू आएगा वो फिश फ्लेश जैसा अपेयर होगा, और माइक्रोस्कोपी में बस इतना ही है कि ये सिमिलर है अपना जो क्लासिकल, जो हमने बात करी थी क्लासिकल ओस्टियोसार्कोमा की, और ये जो होता है हाई ग्रेड ओस्टियोसार्कोमा होता है बिल्कुल उसके सिमिलर ही। हाई ग्रेड ओस्टियोसार्कोमा जो था ना वो इसकी तरह ही अपना सिमिलर इसकी माइक्रोस्कोपी होगी। अब अगर सभी में लगभग सेम ही है। अब हम दोनों के जो कन्वेंशनल जो मोर कॉमन है, फटाफट हम ओस्टियोसार्कोमा के जो मेन टाइप थे, जैसे कन्वेंशनल था और जो सरफेस था, कन्वेंशनल मोर कॉमन था 95%, सरफेस वाला ओनली 5% पाया जाता, कुछ ना कहा जाए तो कन्वेंशनल ही मेन है। तो फटाफट ओस्टियोसार्कोमा के बारे में जनरल कॉन्ट्रास्टिक फीचर देख लेते हैं। जैसे एज की बात की जाए तो कन्वेंशनल छोटी ईयर में, मतलब 10 to 20 ईयर, बिलो 20 ईयर पाया जाता है, जबकि ये सरफेस वाला जो होता है ना ओल्डर पेशेंट में, यहाँ 3rd to 4th डिकेड लिखा था। अब आ जाएगी सेक्स, मोर कॉमन मेल में बता ही दिया था कि कन्वेंशनल मोर कॉमन होता है मेल में, जबकि इसमें नो
सेक्स प्रेडिलेक्शन, कोई नहीं था। लोकेशन एनाटोमिकल मेटाफाइसिस से अराइज होता है, फोकस करना मेटाफाइसिस, ये जो होता है मेटाफाइसिस से, ये भी मेन है। बस इसका एक वेरिएंट था अपना पेरियोस्टियल, जो कि डायफाइसिस से भी अराइज हो रहा था, तो दोनों से अराइज होगा। लोकेशन की बात करें, बाकी सबसे में कुछ ना कहा जाए तो मेटाफाइसिस ही है। लोकेशन की बात करें तो अपनी फीमर था, फीमर का लोअर एंड, टीबिया, ये से बढ़ते में थे, फिर टीबिया का अपर एंड, फिर ह्यूमेरस का अपर एंड। इसमें जो था ना फीमर का लोअर एंड और ह्यूमेरस का अपर एंड, ये भी अपना इस तरीके से हो जाएगा। पैथोजेनेसिस की बात करें, प्राइमरी होता है, किन जेनेटिक फैक्टर होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। जेनेटिक बता सकते हैं क्या था, मेन P53 जीन था, RB जीन था, MDM2 जीन था, इस तरह से जीन अपने आ जाएंगे। जबकि एनवायरमेंट और साइक्लिन थे अपने, जैसे P16, ये जीन आ जाएंगे। एनवायरमेंटल में रेडियोलॉजिकल था कि रेडियोलॉजिकल की वजह से या फिर ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह था। सेकेंडरी जहां प्री एग्जिस्टिंग कोई डिसीज थी, जैसे पेगेट डिसीज और बोन और फाइब्रस डिस्प्लेसिया या फिर बोन इन्फार्क्ट है, उनके बाद होता था ये, तो ये सब हो जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। जबकि अपनी पैथोजेनेसिस क्या थी इसकी, पेरोस्टियल और पेरियोस्टियल, ये कोर्टेक्स की बाहर वाली लेयर, जबकि ये मेड्यूला में था, है ना, ये दोनों मेड्यूला में थे, ये कोर्टेक्स की बाहर वाली लेयर, ये पेरियोस्टियम में हो रहा था। तो पेरोस्टियल जो होता है आउटर कोर्टेक्स में होता है, जीन अपन ने बोली दी थी MDM2 CDK4 सास जीन में म्यूटेशन। पेरियोस्टियल जो होता है, ये जो होता है पेरियोस्टियल में भी लगभग यही होता है, और ये बिटवीन अराइज होता है कोर्टेक्स पेरियोस्टियम या फिर पेरियोस्टियम में अराइज होता है। पेरियोस्टियम में बिहेवियर हाईली मेलिग्नेंट होता है, अपन जब से ही देख रहे हैं हाईली मेलिग्नेंट होता है। ये जो होता हैगा, अगर पेरोस्टियल की बात करें तो ये स्लो ग्रोइंग होता है। पेरियोस्टियल जो होता है इंटरमीडिएट ग्रेड होता है, और हाई ग्रेड जो होता है उसके समान ही होता है, अपने कन्वेंशनल के समान ही मेलिग्नेंट होता है। तो सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस किसका होगा, साफ साफ दिख रहा है पेरियोस्टियल स्लो ग्रोइंग होता है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। फिर इसका होगा पेरियोस्टियल का, फिर अपने इनके होंगे। अब ग्रोस अपीयरेंस की बात करें तो ग्रोस अपीयरेंस अपन अच्छे से देख चुके हैं, सब में बल्की मास था, ग्रे वाइट था, अपना नेक्रोटिक था, हीमोरेज था, और कोडमेंस ट्रायंगल अपने को दिख रहा था। जबकि इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें जो था ना, वो ही अपनी जो स्मॉल सेल बेल फॉर्म बोन प्रेजेंट होती है इसमें, तो ग्रोस अपीयरेंस में ये बेल फॉर्म बोन प्रेजेंट होती है, मतलब नॉर्मल बोन भी कुछ हिस्से में पाई जाती है, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा भी था इस चक्कर में। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो दो क्लासिकल फीचर, सार्कोमा सेल में जाएंगे, ओस्टियोइड का फॉर्मेशन करते हैं, ओस्टियोइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और अपनी क्या मिल रही है, अपने को सार्कोमा सेल मिल रही है। अब बात करें अपनी इसमें पेरियोस्टियल जो होता है, यहाँ जो स्टोमल सेल है वो फाइब्रस स्टोमल सेल पाई जाती है। पेरियोस्टियल में इंटरमीडिएट ग्रेड है, हाई ग्रेड ट्यूमर में सरफेस वेरिएंट मिलता है। बाकी मेन माइक्रोस्कोपी इसकी ही तरह है। अब हिस्टोलॉजिकल टाइप की बात करें तो हिस्टोलॉजिकल टाइप अपन ने, ये तो अपन ने जनरली बात करी थी, एक बोन बनाने वाला, एक फाइब्रस टिश्यू बनाने वाला, एक कार्टिलेज बनाने वाला, ये WHO के अपने चारों टाइप क्या थे, टेलेंजेक्टिक टाइप, स्मॉल सेल, लो ग्रेड जिसे हम वेल डिफरेंशिएटेड बोल रहे थे, और सेकेंडरी टाइप, ये WHO के 4 टाइप हो गए। तो ये हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट थे। अब इसमें जो होता है, इसमें तो कुछ वेरिएंट नहीं, इसमें तो सरफेस ओस्टियो, सरफेस में 3 होते हैं, पेरोस्टियल, पेरियोस्टियल और हाई ग्रेड सरफेस वेरिएंट। अब स्प्रेड की बात करें, प्रोग्नोसिस की बात करें, साफ साफ है इसका स्प्रेड हिमेटोजेनस होता है। मोस्ट कॉमन बता सकते हो लंग में, अपने मोस्ट कॉमन जो होता हैगा वो अपना लंग में पाया जाता हैगा। अब अगर अपन प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस, इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है। जबकि इसमें प्रोग्नोसिस जो होता हैगा, इसका अगर अपन बात करें, इसमें क्या रिकरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके प्रोग्नोसिस बल्कि मतलब अच्छा होता है। ग्रेड की बात करें तो हाई ग्रेड, जैसे हाई ग्रेड वाले का तो प्रोग्नोसिस पुअर है क्योंकि वो उसके सिमिलर था, तो इनके लिए ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग जैसे अपने मेथोट्रेक्सेट दी जाती है। ये जो होते हैं वो अपनी रेडियो जो होती है रेडिएशन के रेजिस्टेंट होते हैं, रेडियो रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया ओस्टियोजेनिक सार्कोमा या फिर ओस्टियोसार्कोमा, और सबसे मेन जो है वो कन्वेंशनल ओस्टियोसार्कोमा है। थैंक यू।